Good morning, students. I am Ramnesh Prasad, your English teacher. Today I am going to teach you the first chapter of your syllabus, that is A Letter to God by G.I. Fuentes. ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके राइटर हैं G.I. Fuentes और ये कहानी का नाम है A Letter to God, that means भगवान के नाम पर एक चिट्ठी। आप लोग देख सकते हैं बेटा कि हम लोग जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका पहले मीनिंग जानना जरूरी है। भगवान के नाम पर चिट्ठी लिखना, भगवान के नाम पर चिट्ठी लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है बेटा। तो यहाँ पर इसी बारे में बोला गया है कि एक आम इंसान भगवान के नाम पर तभी चिट्ठी लिख सकता है जब वो आदमी पूरी तरह से आम आदमियों से परेशान हो गया हो, ऊब गया हो, भरोसा ना हो और उसको लेकर के वो पूरी तरह से इंसानों से उसका विश्वास उठ गया हो। इसीलिए एक व्यक्ति जो भगवान को चिट्ठी लिखता है तो इसी बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो देखो बेटा इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहला बोला जा रहा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उनका कहना है, यहाँ पे दे कौन है, वो कौन है? तो यहाँ पे वो मतलब की बात है हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे लोग जो हमसे महान है या फिर विद्वान है, वो कहते हैं कि भरोसा, ये आस्था, फेथ मतलब आस्था होता है। देखो बेटा जब हम लोग एक बात बतलाओ, जैसे हम लोग बिलीव लिखते हैं, बिलीव जो है, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। हम लोग भगवान पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दैट मीन्स हम लोग का कभी भी आस्था, ऐसा विश्वास जो है, ये जो है कभी कभी समय के साथ में बदल सकती है। हम लोग इस पर से आस्था टूट सकता है और हम लोग भगवान को मानना छोड़ सकते हैं। ये बिलीव है, यानी कि विश्वास करना। समय के साथ ये टूट सकता है। लेकिन बेटा ट्रस्ट जो है इसका मतलब होता है भरोसा करना। किसी पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, हम लोग उसको ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। लेकिन बेटा फेथ मीन्स आस्था एक ऐसी चीज है बेटा जिसको हम लोग कभी भी कह सकते हैं कि जब आस्था बड़ी हो जाती है, आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान का भक्ति का रूप ले लेता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है देख से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब कि वो उनका कहना है कि आस्था इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज होती है, इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है जिससे कि हम लोग अपना किसी भी इसका आगे सुन क्या बोल रहा है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। हम लोगों का आस्था का रखना किस पर चाहिए, किस पर हम लोग आस्था रखें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। इसका मतलब क्या कि यही प्रश्न का उत्तर बहुत ही रोचकतापूर्ण ढंग से इस कहानी में बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो जो कि किसान है, वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी तब लिखता है जब उसका फसल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। किस लिए लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पेसोस। उससे पेसो क्या होता है, विदेशों में कुछ पैसे होते हैं जिसके डिनोमिनेशन को हम लोग पेसो कहते हैं। तो इसी बात बोल रहा है कि वो उनसे 100 पेसो की डिमांड रखता है, इसीलिए चिट्ठी लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का चिट्ठी उनके भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे पैसा भेज पाते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्या बोलता है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यही कहानी कंटिन्यू करता है आगे चल के। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अगला चैप्टर के बारे में। तो देखिए बेटा क्या बोलता है, द हाउस द ओनली ऑन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्या बोल रहा है बेटा? एक घर जो पूरी घाटी में एकमात्र घर था जो कि एक पहाड़ी के चोटी पर था। देखिए बेटा माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। माउंटेन बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनके चोटी को हम लोग इंग्लिश में हम लोग पीक कहते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसको हम लोग हिल कहते हैं। दैट मीन्स पहाड़ी को हम लोग जो उसका चोटी होता है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, उसके टॉप को। तो वही बोल रहा है कि एक घर जो पूरी घाटी में एकमात्र अकेला ऐसा घर था जो कि एक पहाड़ी के चोटी के ऊपर स्थित था। फिर क्या बोल रहा है, From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो क्या बोल रहा है बेटा कि इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था कि वहां पर बहुत सुंदर नदियां बह रही हैं, पके हुए अपने फसल को देख सकते थे और साथ ही साथ एक लाइन से सजे हुए फूलों को देख सकते थे जो कि हमेशा इस बात का वादा करता था, सुनिश्चित करता था कि बहुत अच्छी फसल होगी।
The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और उस समय पृथ्वी का जब वहां पर उनके पूरे फसल पक चुके थे तो उस समय पृथ्वी को बस केवल इतना ही जरूरत था कि वे लोग बस केवल एक ही चीज को देखना चाहते थे कि उसका अर्थ जो था बस केवल या तो डाउनपोर हो जाए, डाउनपोर मतलब कि एक मुसलधार बारिश हो जाए, या फिर बस केवल हल्का फुल्का ना हो तो बारिश ही हो जाए, मतलब कि फुहारा पड़ जाए। फिर क्या बोल रहा है, Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. क्या बोला जा रहा है बेटा कि लेंचो जो कि अपने खेत को बहुत ही बारीकी से जानता था, बहुत ही इंटीमेटली मतलब बहुत ही बारीकी से जानना, बहुत ही अच्छी तरह से जानना। तो लेंचो जो कि अपने खेत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, वह सुबह से ही आकाश के तरफ देखते जा रहा था, जो कि कुछ और नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हवा आ रही थी उसी की तरफ जो आकाश की तरफ देख रहा था ताकि बारिश वहां पर आ जाए। फिर क्या बोल रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी पत्नी को बोल रहा है क्या, अब तो लगता है कि वास्तव में हम लोग को पानी मिल जाएगा। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब रात के खाना को बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि उसकी पत्नी जो कि रात के खाना बना रही थी जवाब देती है, रिप्लाइड Yes, God willing. हाँ, सब भगवान की मर्जी है। The older boys were working in the field. उसके बड़े बच्चे जो थे खेत में काम कर रहे थे। While the other smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, the big drops of rain began to fall. तो क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है कि जो बड़े बच्चे थे वो खेत पे काम करते थे और छोटे बच्चे अपने खेल रहे थे बाहर में, घर के बाहर के पास में ही खेल रहे थे। और उसको औरत खेल रहे थे जब, तो उसका औरत चिल्ला के बोली कि चलो आओ बच्चों खाना खाने के लिए आ जाओ। और उस समय जब भी वो खाने को बैठे थे उसी समय जिस तरह से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया था, भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के बूंद गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उसी समय बादल बहुत बड़े बड़े पहाड़ की तरह, मतलब बहुत ज्यादा बादल उनके पास में आना शुरू हो गए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम साफ हो गया था और बहुत ही ताजी और बहुत ही अच्छी महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन हैव टू प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग, समझ लो अच्छा से। तो क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से। बोला जा रहा है कि उसी समय वो जो आदमी था और कोई कारण से नहीं बल्कि बहुत खुशी के फील करते हुए, बारिश जो उसको बॉडी पर पड़ती है उसी खुशी को महसूस करने के लिए वो बाहर आया। और जब वो वापस लौटा तो खुशी से बोलता है चिल्ला करके कि अरे ये तो बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं बल्कि नए नए कॉइन्स हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं। क्यों गिरे बेटा, क्योंकि इसका कहने का मतलब था कि उसकी मेहनत सफल हो जाएगी बारिश की वजह से और नए कॉइन्स आना शुरू हो जाएंगे उसके फसल की वजह से। इसीलिए वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोलता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है Why the raindrops are depicted as the new coins, तो आप लोग इसका आंसर यही देंगे। आगे सुनिए, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। तो उसी बात को बोल रहा है कि जो बड़े बड़े बारिश के बूंदे हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, प्रत्येक पीसेस जो है 10 सेंट के हैं, और छोटे छोटे जो हैं वो 5 पेंस के हैं। देखो फिर क्या बोलता है बेटा, With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain। तो अपने संतुष्टि भरे इस नजरिए से वो खेतों की तरफ देखता है जो पक चुके थे, फूलों को भी देखता है, और जब वहां पर देखता है तो देखता है कि पूरी तरह से बारिश उनको एक पर्दा की तरह से ढक लिया है। तो ड्रैप्ड मीन्स, देखो बेटा जितने सारे आपके ये वर्ड मीनिंग्स दिए हैं इसको अच्छा तरह से समझ लो, क्योंकि अक्सर वर्ड मीनिंग इसी में से पूछे जाते हैं। तो ड्रैप्ड मतलब क्या, बारिश के पूरी तरह से बारिश ऐसे पड़ रही थी जैसे कुछ चादर कोई ढक ली हो। कर्टन मतलब चादर यानी पर्दा, पर्दा की तरह से पूरी ढक ली हो। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। तो देखो बेटा पहाड़ी में अक्सर क्या होता है, मौसम का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता, कब बारिश हो जाए कब कैसा क्या हो जाए। तो उसी बात को बोला जा रहा है कि बेटा अचानक क्या हुआ कि वहां पर बहुत तेजी से हवा बहना शुरू हो गया। नतीजा क्या हो, जो बारिश पड़ रहे थे वो बारिश बदल गया और बारिश में से क्या हो, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन, दैट मीन्स बहुत बड़े बड़े
जो बर्फ के गिरते हैं ओला, वो बर्फ बड़े बड़े ओला गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये दिखने में वास्तव में लग रहा था कि नए चांदी के सिक्के हैं, लेकिन चांदी के सिक्के तो थे नहीं, ये पूरा को तबाह कर दिया। तो इसी बात को बोल रहा है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बोल रहा है कि लड़के जो कि बारिश के वजह से पूरी तरह से रुक गए थे, और वही बच्चे अब दौड़ करके उन फ्रोजन पर्ल्स, देखो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जहाँ पूछता है व्हाट वर द फ्रोजन पर्ल्स, तो क्या करके वो सब दौड़ करके यही ओला को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। तो यानी कि जो जमे हुए जो फ्रोजन पर्ल्स है, यानी जमे हुए जो मोती हैं, उनको लेने के लिए बच्चे दौड़ पड़े। आप लोग जानते ही हो, जो ओला होता है उसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए दौड़ कर वो उसे लेने चले गए। फिर क्या बोल रहा है, इट रियली गेटिंग बैड नाउ स्क्रीम द मैन। वो आदमी बहुत दुखी हो गया और बोला कि ये बहुत ज्यादा अब बुरा होने वाला है। तो बच्चा लोग आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के दिन इतना पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, ना हो तो आगे पढ़ लेते हैं। फिर क्या बोलता है, देखो बेटा, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। फिर बोलता है कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि काश ये बहुत जल्दी चली जाए, क्योंकि देखो बेटा ओला जो होता है तबाह कर देता है फसल को, इसीलिए बोलता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत देर तक ऐसा बरसते रह गया। फॉर एन आवर द हेल रुइंड rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। तो लगभग 1 घंटा तक वह जो ओला पड़ रहा था घरों के ऊपर, बगीचों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, पूरे खेत जो उसके उगे थे सबके ऊपर बहुत तेजी से पूरे घाटी में गिरना शुरू हो गया। The field was white as covered with salt। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना। तो क्या बोला, जो खेत था वो पूरी तरह से सफेद हो गया था और दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा नमक की तरह, उसमें नमक से पूरा भर गया हो, ऐसा लग रहा था। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed। एक पत्ता भी शेष नहीं बचा, पूरी तरह से जो भुट्टा का फसल था वो पूरी तरह से तबाह हो गया, इतना नष्ट हो गया। The flowers were gone from the plants। जो फूल जो पौधे पर लगे हुए थे वो सब खत्म हो गए, वो सब चले गए। Lencho's soul was filled with sadness। लेंचो का दिल पूरी तरह से उदासी से भर गया। When the storm was past, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of the locust would have left more than this। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि प्लेग मतलब क्या होता है, झुंड। ठीक है बेटा, झुंड मतलब कि जैसे कि हम लोग मधुमक्खी का झुंड होता है उसी को झुंड बोल रहा है। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी। तो क्या बोल रहा है, टिड्डियों का झुंड भी उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता जितना ये तबाह कर दिया है। The hail has left nothing। जो बर्फबारी हुई है, जो ओला पड़ा है, वो कुछ भी नहीं छोड़ गया है। This year we will have no corn। इस साल हमारे पास कोई भी भुट्टा, कोई भी फसल नहीं रह जाएगा। That night was sorrowful one। वो रात पूरी तरह से उदासी भरी थी। All our work for nothing। घरों में चर्चा चल रही थी, सब लोग बोलते हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। There is no one who can help us। अब कोई नहीं हमारा मदद करने वाला है। We will all go hungry for this year। इस पूरे साल हम लोग भूखे सोएंगे। तो इसका कहने का मतलब बेटा यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बारिश के बाद से लेंचो का क्या हाल हो गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है अक्सर। और आप सभी लोग ये क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व करके लिखाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे फिर से बताएंगे। और कोई भी दिक्कत होगी मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर भी करके लाएंगे। दैट्स ऑल।